7 मई 2025 रात के 1:44। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक। भारत की राजधानी उस रात सोई हुई थी। सड़कें सुनसान थीं, लाल बत्तियां खाली चौराहों पर झपकती रहीं। लेकिन साउथ ब्लॉक की एक खास मंजिल पर रोशनी बुझी नहीं थी। वहां कोई सो नहीं रहा था, वहां कोई बात नहीं हो रही थी। वहां सिर्फ एक काम हो रहा था, इंतजार। और वो इंतजार किसी आम रात का नहीं था। वो इंतजार था उस संगीत का, जो आने वाले कुछ मिनटों में इतिहास बदलने वाला था। अजित डोभाल एक कुर्सी पर बैठे थे। सामने 3 स्क्रीन, हर स्क्रीन पर एक अलग दृश्य। एक पर पाकिस्तान के बहावलपुर का हवाई नक्शा था, दूसरी पर मुरीदगे की सैटेलाइट तस्वीर, तीसरी पर सिर्फ एक हरी बिंदी जो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। डोभाल की आंखें नहीं झपकी, उनकी उंगलियां मेज पर नहीं थपथपाई। वो बस देखते रहे, उस आदमी की तरह जिसने ये खेल खुद लिखा था और अब उसे खेला जाते हुए दिख रहा था। इस रात तक पहुंचने की कहानी 22 अप्रैल 2025 से शुरू होती है। दोपहर की 3 बजे जम्मू कश्मीर का पहलगाम, बैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हरी मखमली मैदान, बर्फ से ढकी चोटियां, और उस दिन वहां थे सैकड़ों पर्यटक, परिवार, बच्चे, नवविवाहित जोड़े, जो इस जन्नत को अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे। किसी को नहीं पता था कि उस घाटी में उस दिन कुछ और भी था, कुछ जो हरियाली में छुपा था, कुछ जिसके हाथों में हथियार थे। और कुछ ही मिनटों में गोलियां चली, चीखें उठी, वो मखमली मैदान लाल हो गया। 26 निर्दोष लोग मारे गए। उनमें से ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। उनका कोई कसूर नहीं था, वो सिर्फ घूमने आए थे। लेकिन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया, सोच समझकर, योजना बनाकर, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की शह पर। जब ये खबर दिल्ली पहुंची तो नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उन्हें तुरंत सूचित किया गया। उन्होंने अपना दौरा बीच में काटा, वापस लौटे। और जो बैठक हुई उस शाम, वो बैठक किसी को नहीं बताई गई, ना मीडिया को, ना आम जनता को। उस कमरे में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग थे, मोदी, डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख। उस बैठक में क्या हुआ ये किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, लेकिन जो फैसला उस रात लिया गया, उसकी गूंज पाकिस्तान ने 2 हफ्ते बाद सुनी। अगली 14 दिन भारत के लिए एक दोहरी जिंदगी के दिन थे। दिन में बयानबाजी, कूटनीतिक दबाव, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव, अमेरिका, रूस, फ्रांस को संदेश। दुनिया को दिखाया गया कि भारत बातचीत का रास्ता खोज रहा है। लेकिन रात में कुछ और हो रहा था। रॉ के अफसर नक्शों पर झुके थे, सैटेलाइट तस्वीरें आ रही थीं, लक्ष्य चिन्हित हो रहे थे। पाकिस्तान के भीतर 9 ठिकाने, जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी रहते थे, प्रशिक्षण लेते थे और अगली साजिश बुनते थे। बहावलपुर में मसूद अजहर का मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर का गढ़, मुजफ्फराबाद में घुसपैठ का अड्डा। हर ठिकाने की एक एक ईंट की जानकारी जमा की गई। कितने आतंकी, कौन से हथियार, कब सोते हैं, कब पहरा कम होता है, यह सब इकट्ठा किया गया, खामोशी से, बिना किसी शोर के। कर्नल विक्रम सिंह उन दिनों किसी को नजर नहीं आए। उनकी यूनिट का कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई आदेश पत्र नहीं, कोई नाम नहीं। वो और उनके साथी, भारतीय सेना के सबसे प्रशिक्षित विशेष बल के जवान, एक ऐसी तैयारी में लगे थे जो कागज पर कहीं नहीं लिखी थी। उन्होंने उन्हीं ठिकानों का मॉडल तैयार किया, रात के अंधेरे में उन पर अभ्यास किया, हर संभावित स्थिति के लिए तैयारी की। और जब 6 मई की शाम को उन्हें अंतिम ब्रीफिंग दी गई, तब भी उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर, न उत्साह, सिर्फ एकाग्रता, सिर्फ काम। 6 मई 2025 रात के 11 बजे भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक अज्ञात वायुसेना अड्डा। राफेल लड़ाकू विमान रनवे पर खड़े थे। उनके पेट में वो हथियार लदे थे जो अगले कुछ घंटों में पाकिस्तान की जमीन पर गिरने वाले थे। पायलट अपने कॉकपिट में बैठ चुके थे, चेकलिस्ट पूरी हो चुकी थी, ड्रोन पहले ही रवाना हो चुके थे। खामोश, अदृश्य, पाकिस्तानी रडार की पकड़ से बाहर। वो ड्रोन जो पहले पहुंचेंगे, जो पहले दिखेंगे और जो पहले मारेंगे। रात की 1:44 पर डोभाल की स्क्रीन पर वो हरी बिंदी अपने पहले लक्ष्य पर रुकी। एक संकेत गया,
और बहावलपुर में धमाका हुआ, इतना बड़ा कि आसपास के घरों की खिड़कियां कांप गई। आसमान एक पल के लिए नारंगी हो गया और जो इमारत वहां खड़ी थी, जिसमें मसूद अजहर का दफ्तर था, उसके प्रशिक्षण केंद्र थे, उसकी आतंकी रहती थी, वो मिट्टी में मिल गई। इसके ठीक 3 मिनट बाद मुरीद के मित्र दूसरा धमाका, फिर मुजफ्फराबाद, फिर कोटली, एक के बाद एक 9 ठिकाने, 9 विस्फोट, 26 मिनट। पाकिस्तानी सेना के रडार उस रात कुछ नहीं पकड़ पाए, या जो पकड़ा वो समझ नहीं पाए। आईएसआई के दफ्तरों में फोन बजने लगे, अफरा तफरी मच गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, जो उस रात इस्लामाबाद में थे, जब पहली खबर आई तो वो विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने दोबारा पूछा, तीसरी बार पूछा, लेकिन जवाब हर बार वही था, भारत ने हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान की जमीन के भीतर घुसकर हमला किया है और पाकिस्तानी वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। उनके लड़ाकू विमान उड़े, लेकिन तब तक भारतीय विमान वापस जा चुके थे, तब तक काम हो चुका था। नई दिल्ली में उस सुबह जब सूरज निकला तो मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उनके शब्द कम थे, लेकिन उनका वजन असीमित था। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंक के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकियों के विरुद्ध थी, किसी निर्दोष नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। और उन्होंने कहा, भारत अब वो देश नहीं रहा जो चुप रहे। उस संबोधन के बाद पूरे देश में एक सन्नाटा छा गया। फिर एक गर्जना, वो गर्जना करोड़ों लोगों के सीने से निकली थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उन 26 मिनटों की नहीं है, ये कहानी उन 14 दिनों की है, जब भारत ने दुनिया को एक चेहरा दिखाया और अंदर से कुछ और तैयार किया। ये कहानी उन अनाम जवानों की है, जिनके नाम किसी अखबार में नहीं छपे, जो परिवारों से मिले बिना निकल गए, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर उस जमीन पर कदम रखा जहां हर कदम पर मौत थी। ये कहानी अजित डोभाल की उस खामोशी की है जो शब्दों से ज्यादा बोलती है, उस आदमी की जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की सुरक्षा की छाया में बिताई, कभी सामने नहीं आया, कभी तारीफ नहीं मांगी, और फिर भी हर बड़े फैसले की रीढ़ बना रहा। पहलगाम में जो 26 लोग मरे थे, उनके परिवार आज भी उस घाटी को याद करते हैं, उस दोपहर को, उन आखिरी पलों को। लेकिन शायद उन्हें ये जानकर कुछ सुकून मिलता हो कि उनके देश ने चुप नहीं रहा, कि उनके देश ने हिसाब लिया, कि उनके देश ने यह साबित किया कि निर्दोषों का खून बेकार नहीं जाता। 7 मई 2025 रात की 2:10 साउथ ब्लॉक। डोभाल की स्क्रीन पर अब वो हरी बिंदी नहीं थी। 9वां ठिकाना भी गिर चुका था। उन्होंने स्क्रीन बंद की, कुर्सी से उठे, खिड़की के पास गए। दिल्ली की रात उनके सामने थी, शांत, अनजान, सोई हुई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर वो मुड़े अगला काम शुरू करने के लिए, क्योंकि इस देश की सुरक्षा कभी नहीं सोती।